नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है राज्यसभा की शक्तियाँ। पिछली कक्षा में हमने राज्यसभा के गठन के बारे में चर्चा की थी और आज हम यहाँ पर राज्यसभा की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम विधायी शक्तियों के बारे में बात करेंगे कि राज्यसभा को भी लोकसभा के साथ विधि निर्माण से संबंधित शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अवित्तीय विधेयक, जिसे हम गैर धन विधेयक भी कहते हैं, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उस दोनों सदनों में पास होने के बाद ये विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाते हैं। और व्यवहार में हम देखें तो सब महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पहले प्रस्तावित किए जाते हैं, लेकिन शक्तियों के संदर्भ में हम देखें तो विधायी संबंधी शक्तियों के अंतर्गत जो भी विधि निर्माण से संबंधित विधेयक हैं वो लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी रखे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि कोई विधेयक लोकसभा से पास हो जाता है और राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा में वो पास नहीं होता है, तो ऐसे संदर्भ में राष्ट्रपति जॉइंट मीटिंग बुलाते हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं और इस संयुक्त बैठक में विचार किया जाता है और निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है और उस गतिरोध को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है जॉइंट मीटिंग के माध्यम से। और विधेयक या रखा हुआ प्रस्ताव जॉइंट मीटिंग में मतदान के माध्यम से पास किया जाता है जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है। संविधान संशोधन के संदर्भ में हम राज्यसभा की शक्ति का यदि अवलोकन करें तो राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत माना जाएगा जबकि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा। संविधान संशोधन के प्रसंग में राज्यसभा की शक्ति का परिचय इस बात से मिलता है कि 45वां संविधान संशोधन विधेयक उसी रूप में पारित हुआ जिस रूप में राज्यसभा चाहती थी और 1989 में 64वां और 65वां संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में 2/3 बहुमत प्राप्त न कर पाने की वजह से समाप्त हो गया था। वित्तीय शक्तियाँ, राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। यद्यपि संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार वित्त विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाएंगे और लोकसभा में स्वीकृत होने पर वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन की अवधि तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकेगा। अर्थात जब कोई धन विधेयक है उसे लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा तो राज्यसभा उसे अधिकतम 14 दिन तक ही अपने पास रख सकती है और यदि वो 14 दिन के पश्चात भी उसे पास नहीं करती तो उसे स्वतः ही पास मान लिया जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक के मामले में कुछ अपनी सिफारिशें कर सकती है, किंतु ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो इन सुझावों को या फिर जो संशोधन की सिफारिश करी है राज्यसभा में, राज्यसभा ने उसे स्वीकार करती है या नहीं करती। कार्यपालिका की शक्ति की हम बात करें तो राज्यसभा को कार्यपालिका की शक्ति लोकसभा की तुलना में उतनी प्राप्त नहीं है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है जिसमें मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अतः भारत में भी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, राज्यसभा के प्रति नहीं। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से
प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। हम देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण शक्तियों के बाद कुछ विविध शक्तियों के संदर्भ में राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियाँ भी प्राप्त हैं, जिनका प्रयोग वह लोकसभा के साथ मिलकर करती है। ये शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य लोकसभा के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। किंतु राज्यसभा के और लोकसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य जो हैं राज्यसभा और लोकसभा में, वो भी वोट दे सकते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव प्रथम बार राज्यसभा में पास किया जाता है, उसके बाद इसे लोकसभा के संदर्भ में भेजा जाता है स्वीकृति हेतु। 1 माह के से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू करना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा पृथक पृथक अपनी विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। लोकसभा के भंग हो जाने की स्थिति में केवल राज्यसभा का विशेष बहुमत से अनुमोदन ही आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जब लोकसभा भंग हो गई हो तो ऐसे में राज्यसभा की स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए दिए गए आदेशों में यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाना चाहिए। विशेषाधिकार की हम बात करें कि राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जिससे उसकी स्थिति कुछ विशिष्ट प्रकार की हो जाती है। तो वो अधिकार कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग केवल अकेले राज्यसभा ही करती है। इस प्रकार की शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढांचे से है और राज्यसभा को राज्य का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। राज्यसभा अनुच्छेद 249 के अनुसार ऐसा कर सकती है कि राज्य सूची का कोई भी विषय है उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए पारित किया जाएगा, किंतु उसका कार्यकाल समय समय पर बढ़ाया जा सकता है। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 312 में भी राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार रखती है और राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित ना कर दे तब तक संसद या भारत सरकार किन्हीं नवीन अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था नहीं कर सकती। तो हम कह सकते हैं कि नई अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था करने का विशेष अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है और राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का प्रस्ताव भी राज्यसभा में पास किया जाता है। अब हम राज्यसभा की शक्तियों का मूल्यांकन यहाँ पर करेंगे कि राज्यसभा की शक्तियों के अध्ययन से नितांत स्पष्ट हो जाता है, जैसा हमने देखा कि राज्यसभा न केवल द्वितीय सदन वरन द्वितीय महत्व का सदन है। शक्तियों की दृष्टि से इसकी स्थिति लॉर्ड सभा और अमेरिका के सीनेट के बीच में ही है। वास्तव में संविधान निर्माताओं द्वारा राज्यसभा को प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन की भूमिका प्रदान की गई है और हम देखते हैं कि लोकसभा की तुलना में
निर्बल होते हुए भी उसकी स्थिति और शक्तियों का महत्व है। इसीलिए पायली नामक एक विद्वान ने इसकी स्थिति को अपने शब्दों में बयां किया। राज्यसभा एक निरर्थक सदन या व्यवस्थापन रोक लगाने वाला सदन ही नहीं है। वास्तव में राज्यसभा शासन तंत्र का आवश्यक अंग है, केवल दिखावे मात्र का दूसरा सदन नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यसभा की जो विधायी शक्तियां हैं वो लोकसभा की तुलना में उतनी शक्तियों से प्राप्त नहीं है, किंतु कुछ उसे विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं जो परिसंघात्मक शासन व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।